आज मैं आपके सामने फिर से एक नई कहानी के साथ आई हूँ। कहानी का नाम है अस्तित्व। 7 दिन कश्मीर में हनीमून मनाकर सूरज और सपना रविवार को कानपुर लौट आए। रविवार की सुबह ही सपना ने घर के गेट के पास सूरज को मनीषा से बातें करते हुए अपने बेडरूम की खिड़की से देखा। मनीषा की आंखों से आंसू बह रहे थे। सूरज परेशान और उत्तेजित होकर उसे कुछ समझा रहा था। सपना उनकी बातें नहीं सुन पाई, लेकिन पूरा दृश्य उसे अटपटा और बेचैनी करने वाला लगा। करीब 15 मिनट बाद मनीषा को विदा करके सूरज अपने कमरे में लौट आया। वह तनावग्रस्त था, यह बात सपना की नज़रों से छिप नहीं सकी। अपने मन की बेचैनी के हाथों मजबूर होकर सपना ने उससे पूछ ही लिया, बाहर मनीषा से क्या बातें कर रहे थे? उसे कुछ समझा रहा था। तुमने खिड़की में से हमें देखा? सूरज ने खिड़की से बाहर झांकते हुए बेचैन स्वर में पूछा। हाँ, वह रो क्यों रही थी? सपना उसके सामने आ खड़ी हुई। अरे कई समस्याएं हैं उसकी जिंदगी में। पिता को गुजरे 6 साल हो गए, माँ बीमार रहती है, छोटी बहन और छोटे भाई को अपने पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर है। हमारे पड़ोस में ही रहते हैं ये लोग। हमारी लाइन में कोने का मकान उन्हीं का है। मम्मी की पक्की सहेली है मनीषा की माँ। आप क्या समझा रहे थे उसे? हौसला बंधा रहा था उसका सपना। तुम भी ध्यान रखना कि कभी उसका दिल न दुखे। वह दिल की बहुत अच्छी है। सूरज ने सपना के गाल पर सहलाया और फिर नहाने चला गया। मनीषा से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए सूरज की परेशान मनोदशा को सपना ने भांप लिया। इसी कारण मनीषा और सूरज के संबंधों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसकी 22 वर्षीय ननद वीना ने उसे बताया, भाभी, मनीषा सूरज भैया की हम उम्र है और दोनों स्कूल में साथ पढ़े हैं। शादी नहीं हुई उसकी? सपना ने पूछा। शादी 4 साल पहले हुई थी, पिछले साल तलाक हो गया है। तलाक क्यों हुआ? पति के साथ तालमेल नहीं बैठा, वह मारपीट करता था। तुम्हारे भैया के साथ कोई चक्कर तो नहीं है मनीषा का? सपना के होठों पर बेचैन मुस्कुराहट उभरी। कुछ पल सोचने के बाद वीना ने गंभीर होकर जवाब दिया, भाभी, कोई गलत हरकत करते कभी पकड़े नहीं गए दोनों। भैया उनकी सुनते बहुत हैं, उसकी चिंता भी बहुत करते हैं। हम सब तो आदी हो गए हैं मनीषा के घर के लगभग हर मामले में भैया की दखलंदाजी के, पर आप उसे सहन नहीं कर सकोगी, इसका मुझे एहसास है। मैं वैसे तो बहुत शांत और सहनशील हूँ, पर अपना अहित होता देख चुप भी नहीं बैठती। अगर मनीषा के कारण मेरी विवाहित जिंदगी में कोई समस्या पैदा हुई तो उस कांटे को निकाल फेंकूंगी मैं। सपना का आत्मविश्वास वीना को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। सूरज मनीषा को जरूरत से ज्यादा महत्व देता है, यह बात कुछ ही दिनों में सपना ने समझ ली थी। अपने यहाँ या फिर उसके घर जाकर वह लगभग रोज ही उससे मिलता। साथ साथ हंसते बोलते दोनों खूब प्रसन्न नजर आते। सपना मन ही मन उससे जलने की लसने लगी। वह मनीषा के खिलाफ कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उनके व्यवहार में शिकायत का कोई कारण उसे नहीं मिला। अपने पति को वह मनीषा के साथ बांटने को तैयार नहीं थी। उसकी सूरत से निकटता सपना को चिंतित रखने लगी। वह इस चिंता और तनाव से मुक्ति चाहती थी, इसलिए सूरज को मनीषा के प्रभाव से मुक्त करना उसे जरूरी लगने लगा। एक दिन सूरज के ऑफिस जाने के बाद सपना ने अपने मन की बात ननद वीना और सास सुमित्रा के साथ खोल कर रख दी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू को देखकर वे दोनों भी दुखी हो उठी। सपना के सिर पर स्नेह भरा हाथ रखकर सुमित्रा ने उसे समझाया, बहू, तेरे आने के बाद भी मनीषा का सूरज से इस तरह मिलना जुलना मेरी आंखों में भी चुभने लगा है। पर अगर मैं मनीषा को डांटूं तो यह बात सूरज को पता लगेगी और वह बहुत गुस्सा होगा। इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। मैंने इस बारे में कुछ सोचा है मम्मी। आप दोनों मेरी मदद करने का वादा करें तो वह समस्या जल्दी हल हो जाएगी। अपने आंसू पोंछते हुए शिखा बोली। मनीषा ने कहीं ज्यादा तुम हमारे दिल के करीब हो बहू, हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं, सुमित्रा ने आत्मीयता से कहा। सास की तरफ से ऐसा आश्वासन पाकर सपना मुस्कुरा उठी। फिर काफी देर तक सपना ने उन्हें अपनी योजना समझाई। उसी दिन से योजना पर अमल करने का फैसला करके ही तीनों वहां से उठी। उस शाम सूरज के ऑफिस से लौटने के कुछ देर पहले मनीषा उनके घर आई। वे तीनों ही उससे बड़े प्यार व अपनेपन से मिली, लेकिन उनके व्यवहार में एक अंतर जरूर साफ झलक रहा था। वे मनीषा की बातों के जवाब में ज्यादा कुछ कह नहीं रही थीं। एक दो शब्दों में उसकी बात का जवाब देकर मुस्कुराने लगती। अपनी तरफ से उनका वार्तालाप में हिस्सा लेना बंद था। कभी कभी मनीषा बोल रही होती और कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। सपना चाय बनाने उठी
तो वीना ने कहा, भाभी मुझे एसिडिटी हो रही है, मैं चाय नहीं पीऊंगी। सुमित्रा ने थोड़ी देर पहले ही चाय पीने का कारण बताकर अपने लिए चाय बनाने को मना कर दिया। सपना कुछ देर बाद लौटी तो ट्रे में एक ही कप रखा था। तुमने अपने लिए चाय क्यों नहीं बनाई? मनीषा ने शिकायत की। दीदी दिल नहीं कर रहा है, आप लीजिए ना। सपना ने बड़े अपनेपन से कप उसकी तरफ बढ़ाया। इस तरह अकेले चाय पीना मुझे अच्छा नहीं लगता। मनीषा का मूड उखड़ गया। आज अकेले पी लो, अगली बार हम सब साथ देंगी। सुमित्रा ने उसे आश्वस्त किया। मनीषा सूरज के आने तक तीनों से बोर होने लगी थी। फिर जब सूरज आ गया तो उसके साथ साथ वे तीनों भी चहकने लगी। उस समय के उनके व्यवहार को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि सूरज की अनुपस्थिति में उनके मुंह से पूरा वाक्य भी कठिनाई से निकल रहा था। जब मनीषा अपने घर जाने लगी तब पहली बार सपना ने सूरज की उपस्थिति में उसके पैर छुए। अरे यह क्या कर रही हो सपना? इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वह हैरान हो उठी। मनीषा दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं, मेरी शुभचिंतक हैं, मुझे आपका आशीर्वाद इसी तरह लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर सूरज और मनीषा दोनों ही प्रसन्न हो गए। सूरज की अनुपस्थिति में वे तीनों मनीषा से बिल्कुल कटी कटी सी रहती, पर उनके चेहरों पर नकली मुस्कान अवश्य होती। सूरज जब घर में होता तब हंसने बोलने में उनकी पूरी भागीदारी रहती। आखिरकार वही हुआ जिसकी इन्हें उम्मीद थी। सूरज की अनुपस्थिति में मनीषा ने उनके यहाँ आना बंद कर दिया। मनीषा एक स्कूल में अध्यापिका थी। उसके सुबह स्कूल जाने के बाद अक्सर सपना उसकी माँ वृंदा से मिलने जाने लगी। वह अधिकतर उनके साथ मनीषा के भविष्य को लेकर बातचीत करती। मनीषा की शादी हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। मैं खुद तो भाग दौड़ नहीं कर सकती, फिर एक तलाकशुदा लड़की के लिए अच्छा रिश्ता आसानी से मिलता भी नहीं। एक दिन सपना से अपनी परेशानी बयान करते हुए वृंदा का गला भर आया। अपने सब रिश्तेदारों के पास मुझसे चिट्ठियां लिखवा कर भेजिए। कहीं से अच्छा रिश्ता आता तो सूरज के साथ आप लड़का देखने चली जाना। इस शुभ काम में हम सब आपके साथ हैं मौसी जी। इस प्रकार का हौसला दिलाने वाली बातें कहकर सपना ने वृंदा का दिल जीत लिया। सपना की सलाह पर वृंदा ने अपनी बेटी को चिट्ठियां भेजने वाली बात नहीं बताई। सप्ताह भर के अंदर सपना ने बीसियों चिट्ठियां वृंदा की तरफ से लिखकर उनके रिश्तेदारों को भेज दी। इस बार वीना का जन्मदिन रविवार को पड़ा। पार्क में जाकर पिकनिक मनाने का कार्यक्रम जब एक दिन पहले तय किया गया तब मनीषा भी उपस्थित थी। लंच घर से तैयार करके ले जाना था। पहले ऐसे मौक़ों पर मनीषा रसोई के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती आई थी, लेकिन उस दिन उसे कुछ काम नहीं करने दिया गया। मनीषा बेटी, तू आराम से ड्राइंग रूम में बैठ, बहू कर लेगी सारा काम। सुमित्रा हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर ले जाने लगी। दीदी, आपके हाथों के बने आलू गोभी के पराठे खूब खाए हैं हमने। अब सिर्फ सपना भाभी के हाथों के पराठों का स्वाद चखेंगे हम तो। वीना की आवाज में जिद के भाव उभरे। दीदी, एक तो जिसका जन्मदिन है हमें उसकी इच्छा माननी ही पड़ेगी। दूसरे आप हमारी मेहमान हैं। आपको रसोई के कामों में लगाना गलत होगा। सपना ने बड़े आदर से अपनी बात कही। यह तो तुम गलत कह रही हो सपना। मनीषा नाराज सी नजर आई। फिर उसे घूमकर सुमित्रा से बड़े अपनेपन से पूछा, मौसी जी, मैं आपके घर मेहमान हूँ या यह मेरा भी घर है? घर तो तेरा वह होगा बेटी जहाँ तेरी शादी होगी। हम तो चाहते हैं कि वह दिन जल्दी आए जब तेरी गृहस्थी फिर से बसे। मेरे और मनीषा के लिए चाय भिजवा दो बहू। सपना को आदेश देकर गायत्री मनीषा के साथ रसोई से बाहर निकल गई। किसी के प्रभुत्व को कम करने का एक तरीका यह भी है कि उसे कोई जिम्मेदारी ही न सौंपी जाए। उस दिन मनीषा ने अपने को बड़ा अलग थलग सा महसूस किया। वह किसी पर नाराजगी भी नहीं जता सकती क्योंकि सतही तौर पर सबका व्यवहार उसके साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अपने को बेचैन और बुझा बुझा सा महसूस करती रही वह। सूरज से हंसना बोलना भी उसका मूड सुधार नहीं सका। पार्क पहुंचने के बाद भी स्थिति नहीं बदली। मनीषा ने उन तीनों के साथ हंसने बोलने की कोशिश की, लेकिन बदले में उनकी बेजान सी मुस्कुराहटों के अलावा उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। वीना ने सपना के साथ कुछ देर बैडमिंटन खेला। जब मनीषा ने वीना के साथ खेलने की इच्छा प्रकट की तो उसने टका सा जवाब दिया, मैं थक गई हूँ दीदी, आप भाभी के साथ खेलो। मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। अब खेलना कूदना पेट पूजा के बाद होगा। सपना का यह जवाब सुनकर मनीषा का मुंह सूजना शुरू हो गया। पास बैठे सूरज ने अपनी पत्नी और बहन को गुस्से से घूरा। फिर मनीषा का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, ये दोनों बेकार खिलाड़ी हैं, तुम मेरे साथ खेलो। वे दोनों बैडमिंटन खेलने लगे। सपना चाय नाश्ते की तैयारी में जुट गई। कुछ देर बाद सुमित्रा ने आवाज देकर उन्हें बुलाया। उनके बैठ जाने के बाद वीना ने अपने भैया को चाय कप पकड़ाया और फिर खुद नाश्ते का आनंद लेने लगी।
मुझे भी चाय दो। खुद को अपमानित सा महसूस करती मनीषा झुंझला उठी। वीना ने थर्मस और एक प्लास्टिक का कप उसके सामने बड़ी लापरवाही से रख दिया। सबको चाय कप में डालकर तुमने ही दी है। मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? मनीषा का गुस्सा भड़क उठा। दुश्मनी वाली क्या बात है? मैं नहीं डाल रही हूं तो आप खुद डाल लो। वीना ने अपनी आवाज की मिठास या मुस्कान नहीं खोई। वीना, सूरज ने अपनी बहन को गुस्से से घूरा। तुम्हारी गलत हरकत मैं बहुत देर से नोट कर रहा हूँ। तुम मनीषा से ढंग से नहीं पेश आ रही हो। मैंने क्या गलत व्यवहार किया है आपके साथ दीदी? माथे पर बल डालकर वीना ने मनीषा से पूछा तो सूरज का गुस्सा और बढ़ गया। मेरी जानकारी में है तुम सबकी गलत हरकतें। तुम सब मनीषा के साथ बदतमीजी से पेश आ रही हो। छोटे बड़े का अंतर भूलकर उसका अनादर करती हो। यह क्या कह रहे हैं आप? क्या मनीषा दीदी ने आपसे हमारी कोई शिकायत की है? वीना का हाथ अपने हाथों में लेकर सपना ने सूरज से परेशान लहजे में पूछा। शिकायत नहीं की है उसने, पर तुम दोनों के व्यवहार में आए बदलाव को मेरी जानकारी में जरूर लाई है वह। अगर तुम दोनों आइंदा उसके साथ सही ढंग से पेश नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। सूरज ने धमकी दी। भैया, आप बिना बात के हमें डांट रहे हैं। वीना रुआसी हो उठी। शट अप! सूरज की आवाज बहुत ऊंची हो गई। वीना हाथों से मुंह छिपाकर रोने लगी। सुमित्रा उठकर अपनी बेटी व बहू के पास आई और उन दोनों के सिरों पर हाथ रखकर सूरज को डांट पिलाई। तू शायद भूल गया है कि आज तेरी छोटी बहन का जन्मदिन है। हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं या रोने धोने व लड़ाई झगड़ा करने? मनीषा घबराए अंदाज से बोली। मौसी जी, गलती मेरी ही है। मुझे छोटी सी बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए था। मुझे तुमसे नहीं बल्कि अपने बेटे से शिकायत है मनीषा। सुने यह किसी की भी, पर काम तो इसे अपनी बुद्धि से ही लेना चाहिए। मनीषा को लगा सुमित्रा ने उसी पर ताना कसा था। उसका चेहरा एकदम उतर गया। तभी वीना ने रो रो कर रुआसी आवाज में कहा, मेरी तबीयत खराब लग रही है, मुझे घर लौटना है। पहले मनीषा और फिर सूरज ने उसे बहुत मनाया, पर वीना ने घर लौटने की अपनी जिद नहीं छोड़ी। सपना और सुमित्रा ने मौन रहकर एक तरह से वीना की जिद को समर्थन दिया। हार कर सूरज उन्हें वापस घर लाने को मजबूर हो गया। रास्ते भर सभी खामोश रहे। उस दिन भावना को साफ तौर पर यह महसूस हो गया कि वीना, सपना और सुमित्रा एक होकर उसका विरोध कर रही हैं और उनके घर में उसका स्वागत होना बंद हो चुका है। मनीषा ने सूरज के घर आना जाना बंद कर दिया। सूरज ने समझाया तो बोली, बिना कारण तुम्हारे घर वालों ने मेरा अपमान करना शुरू कर दिया। तुम मुझसे मिलने मेरे घर आया करो। जब तक वीना और सपना मुझसे माफ़ी नहीं मांगती मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगी। सूरज ने यह बात वीना और सपना को बताई तो उन्होंने माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया। सुमित्रा ने उनका पक्ष लेते हुए सूरज को डांटा। आज तक वीना और बहू ने एक भी अपशब्द मनीषा से नहीं कहा है। उसे अपमानित करने वाली एक भी घटना अगर मनीषा बता दे तो उसके पैरों पर नाक रगड़ लेंगी ये दोनों। अपने अहंग की संतुष्टि के लिए अगर वह इनसे माफ़ी मंगवाना चाहती है तो यह नहीं होगा। अपने को अपमानित करने वाली कोई घटना मनीषा बता नहीं सकी। सूरज अपनी पत्नी और बहन पर माफ़ी मांगने के लिए कोई दबाव तो नहीं डाल सका, पर उनसे नाराज़ होकर चुप चुप सा ज़रूर रहने लगा। कुछ दिनों बाद सपना ने सुमित्रा से मनीषा की माँ से मिलने जाने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने चौंक कर पूछा, उसका आना जाना हमारे यहाँ बंद हो चुका है, फिर किस लिए मनीषा के घर वालों से संबंध रखना चाहती हो? मम्मी, वह कांटा तो फिलहाल निकाल फेंका है हमने, पर उसका जख्म अभी भी टीस रहा है। मैं नहीं चाहती कि घाव और फैले और हम सबको दुखी करता रहे। इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए मैं मौसी से मिलने जाती रहूंगी। मनीषा की माँ वृंदा उसे घर आया देख खुश होकर बोली, कई दिनों से तेरा इंतजार कर रही थी मैं। तूने जो चिट्ठियां लिखी थी उनके जवाब में भावना के लिए 3 रिश्ते आए हैं। यह सुनकर सपना को खुशी हुई क्योंकि कुछ ऐसा ही समाचार सुनने की कामना लेकर वह उनसे मिलने आई थी। काफी देर तक वे दोनों उन लड़कों के बारे में चर्चा करती रही जिनके रिश्ते आए थे। आपने मनीषा दीदी को इन लड़कों के बारे में बताया? सपना ने बड़े गौर से वृंदा के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। वृंदा उदास होकर बोली, बताया तो था, पर उसने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। आजकल न जाने क्यों वह बहुत चिड़चिड़ी और उखड़ी उखड़ी सी नजर आती है मनीषा। आप फिक्र न करें, मैं समझाऊंगी उसे। सपना ने दिलासा दिया। अगर तुम उसे देखने दिखाने के लिए राजी कर सको तो तुम्हारा यह एहसान मैं कभी। वृंदा के मुंह पर हाथ रखकर सपना ने उन्हें बात पूरी करने से रोका और कोमल लहजे में बोली, मौसी जी, मनीषा दीदी की शादी होने पर सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा।
मनीषा के स्कूल लौटने तक सपना वहीं रुकी रही। उसे देखकर मनीषा के माथे पर बल पड़ गए और वह नाराज नजर आने लगी। उसकी नमस्ते का जवाब बेमन से देकर मनीषा अपने कमरे में चली गई। मौसी जी, आप मत आना हमारे पास। मैं मनीषा दीदी को शादी करने के लिए राजी करने की कोशिश करती हूँ। वृंदा को ऐसा समझाकर सपना मनीषा के कमरे में चली गई। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मनीषा के पास बैठकर सपना बड़े अपनेपन से मुस्कुराई। कहो, क्या कहना है? मनीषा ने रुखाई से पूछा। पहले तो अगर मेरे व्यवहार से कभी आपका दिल दुखा हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। यह तरीका बढ़िया है, पहले घर आए इंसान की बेइज्जती करो और बाद में आराम से माफ़ी मांग लो, मनीषा ने गुस्से से कहा। मनीषा दीदी, आप इस तरह नाराज न हो। मैं सचमुच आपका बहुत आदर करती हूँ और आपकी शुभचिंतक भी हूँ। आज आपको एक गोपनीय बात बताने आई हूँ मैं। कैसी गोपनीय बात? भावना की दिलचस्पी जागी। मेरी बड़ी बहन सुनीता की शादी 5 साल पहले हुई थी। तब मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी और समझदार भी कम थी मैं। मेरे जीजा जी बड़े हंसमुख और स्मार्ट हैं। उनसे प्रेम करने लगी। बोलते हुए सपना का चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। फिर क्या हुआ? तुम्हारी दीदी और तुम्हारे जीजा जी की क्या प्रतिक्रिया रही? पुरुषों को ऐसे प्रेम में दिलचस्पी रहती है मनीषा दीदी। जीजा जी को मुझसे प्रेम संबंध बनाए रखने में कोई एतराज न था। एक दिन सुनीता दीदी ने मुझे जीजा जी की बाहों में देख ही लिया। खूब गुस्सा हुई होंगी वो तुम पर। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हुई, ना मुझ पर ना जीजा जी पर। उन्होंने अकेले में ले जाकर मुझसे एक ही बात कही। वह क्या? उन्होंने मुझसे प्यार भरे स्वर में कहा, देख सपना, एक दिन तेरी जिंदगी में भी कोई पुरुष आएगा। वह सिर्फ तेरा होगा, सिर्फ तुझसे ही प्रेम करेगा, सिर्फ तुझसे ही प्रेम पाएगा। हमें ऐसे पुरुषों से दिल का संबंध नहीं बनाना चाहिए जो पिया किसी और का और पति किसी और का हो। ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना कभी सुख शांति और संतोष नहीं दे सकता। मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ मनीषा दीदी। सपना दीदी की बात उस कम उम्र में भी मेरी समझ में आ गई थी। अगर आपको भी लगे कि हर औरत को एक ऐसा जीवन साथी का सानिध्य पाने की इच्छा रखनी चाहिए जो सिर्फ उसका हो, तब आप अपनी मम्मी की सलाह मानकर शादी के लिए हाँ कह दो। जो रिश्ते आ रहे हैं उनमें दिलचस्पी लेकर जल्दी ही अपने जीवन साथी का चुनाव कर लो। ऐसा करके आप भी सुखी रहेंगे और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। अपने मन की बात शांत व कोमल स्वर में कहकर सपना खामोश हो गई। आरंभ में मनीषा को सपना की बातों पर गुस्सा आया था। फिर उसने ध्यान से सुनना शुरू किया। बात खत्म होने के बाद वह देर तक सोच विचार में डूबी बैठी रही। तुम ठीक कह रही हो सपना। मनीषा ने गहरी सांस छोड़ी। मैं तुम्हारा इशारा समझ गई हूँ। अपनी जिंदगी को सही राह पर चलाने की दिल से कोशिश करूंगी मैं। थैंक यू मनीषा दीदी। अब मैं चलती हूँ। अपनी शादी का शुभ समाचार देने आप जल्दी मेरे घर आओ, ऐसी कामना मैं करती रहूंगी। उससे विदा लेते हुए सपना का मन कह रहा था कि उसकी विवाहिता जिंदगी का कांटा अब सदा के लिए जल्दी ही दूर हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। धन्यवाद।